हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी से संबंधित मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है विद्युत जनित्र। यानी कि हम लोग इसे जानते हैं अपनी भाषा में विद्युत जनरेटर के बारे में। यानी कि विद्युत जनरेटर का संरचना क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है और इसका कार्य क्या है, सब कुछ हम लोग इसी में देखने वाले हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस कॉर्नर पर रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छे से समझ में आ जाए तो अपने मित्र के पास भी ज़रूर भेज दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है, यानी कि एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। बिल्कुल हमको सामान्य तरीके से याद करना होगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसे विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है। इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका कुछ संरचना का फिगर दिया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी कभी बस जनरेटर चलता रहता है तो एक धुरी होता है मशीन में। वो धुरी जो होता है डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है किससे? इस कुंडली से जुड़ा होता है। जब वो धुरी क्या करता है, इस कुंडली को तेजी से नचाता है और तेजी से नचाने के कारण विद्युत प्रवाह होने लगता है। उसके अंदर की जो संरचना होती है, एक साइड नॉर्थ चुंबक लगा होता है, एक तरफ साउथ चुंबक लगा होता है। और हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। जब ये इसमें घूमता है तो इसके फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में, फिर मैं इस डिटेल बताता हूँ कि ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। इसका सिद्धांत जो है लिखा है, जब किसी बंद कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, कोई बंद कुंडली है, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक बंद कुंडली है। बंद कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, जहाँ ढेर सारा चुंबक हो, काफ़ी पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र हो, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख कर तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स निरंतर परिवर्तित होता रहता है, यानी कि बार बार बदलता रहता है। और हमने पीछे पढ़ा है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिस कारण से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। देखिए होता क्या है कि जब इसको तेजी से घुमाया जाता है, इसे मशीन की सहायता से तेजी से डायनामो को घुमाया जाता है, तो घुमाने पर क्या होता है कि उसके अंदर जो कुंडली होता है वो काफ़ी तेज नाचने लगता है। जब काफ़ी तेजी से वो नाचता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स को काटता रहता है, जिससे इसका चुंबकीय फ्लक्स हमेशा बदलता रहता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और किसी कुंडली के कारण, तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है, उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है और उसे हम लोग बाहर यूज कर लेते हैं। देखिए बाह्य परपथ है, बाह्य परपथ द्वारा यूज कर लेते हैं और उसे हम लोग जैसे किसी भी कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे संरचना के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है संरचना, इस संरचना में मुख्य 4 भाग होते हैं, यानी कि जो ये संरचना है इसमें मुख्य 4 भाग हैं। सबसे पहला है नंबर 1 चुंबक क्षेत्र। इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ये किसी किसी बुक में क्षेत्र चुंबक लिखा है, किसी किसी में चुंबक क्षेत्र लिखा है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्षेत्र चुंबक ज़्यादा बेहतर होता है, कोई बात नहीं है। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, यानी कि क्षेत्र चुंबक के बारे में अगर देखें तो यह एक क्या है, शक्तिशाली चुंबक। N और S होता है, नॉर्थ और साउथ होता है, उत्तर और दक्षिण होता है। इसका कार्य एक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, यानी कि जो ये लगा हुआ है N और S, इसका काम क्या होता है, एक पावरफुल
चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करना, यानी कि एक पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, ताकि इसमें फ्लक्स का परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही बेहतर क्या होगा, विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल हमको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा कि यह एक शक्तिशाली चुंबक है जो क्या करता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 है आर्मेचर। नंबर 2 क्या है, आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है। देखो ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला भाग, ये एक आयताकार कुंडली, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो यह एक आयताकार कुंडली होता है ABCD। देखिए ये जो होता है आयताकार कुंडली, ये एक नहीं होता, हम समझने के लिए केवल एक यूज करते हैं। जब हम लोग मोटर में देखेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे होते हैं। ठीक है, हम लोग समझने के लिए कितना बनाए हैं, सिर्फ एक बनाए हैं। तो ABCD होता है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर अनेक फेरे को लपेटकर बनाया जाता है। हमने तो एक ही फेरा बनाया इसमें, लेकिन अनेक फेरे लपेटकर बनाया जाता है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इसे हम लोग आर्मेचर कुंडली के नाम से भी जानते हैं या आर्मेचर के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि जितना ज़्यादा फेरों की संख्या होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत धारा हमको उतना ही अधिक मिलेगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा कुंडली होगा उसकी क्षमता के अनुसार उतना ही हमको विद्युत वाहक बल मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 पर है सर्पी वलय। सर्पी वलय कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे धातु के 2 छल्ले S1 व S2 से जुड़े रहते हैं। यानी कि जो ये कुंडली आप देख पा रहे हो, ये वाली कुंडली ABCD, इसका जो ये सिरा होता है, एक ये और एक ये दोनों सिरे आते हैं, एक S1 से जुड़ा होता है और एक S2 से जुड़ा होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ही में दोनों जुड़ा है, लेकिन एक ही में नहीं होता है। देखो इस डायग्राम में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक जो होता है इससे जुड़ा होता है और एक इससे जुड़ा होता है। एक इस वाले कुंडली से, जो ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, और ये वाला गोल सा इससे जुड़ा होता है। एक S1 से एक S2 से जुड़ा होता है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमता है, इसे सर्पी वलय कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा, जैसे जैसे ये वाला आर्मेचर घूमेगा, उसके साथ साथ ये छल्ला घूमता रहेगा, उसके साथ ही साथ क्या होगा, ये छल्ला घूमता रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सर्पी वलय कहते हैं। इसे हम लोग सर्पी वलय कहते हैं। ठीक है, और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं समझने के लिए। और आगे लास्ट वाला हमारा जो चौथा है वो लिखा है ब्रुश के बारे में, कि ब्रुश क्या है। तो सर्पी वलय हमेशा, यानी कि सदैव तांबे के बने 2 पतले ने पत्तियों B1 व B2 से स्पर्श करते रहते हैं, जिससे ब्रश कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें, जो अभी सर्पी वलय था, वो सर्पी वलय एक इस वाले पार्ट से टच है। देखो इस वाले पार्ट से टच है, इस वाले पार्ट से टच है, इसे हम लोग ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रश। B1 और B2 ये हमेशा टच होता रहता है। एक खास बात और भी है कि ये जो पार्ट होता है इसमें कई सारे कटे कटे से भाग होते हैं, ताकि एकदम से सब टच ना रहे, हमेशा टच होता रहता है। देखो यहाँ पर लिखा है स्पर्श करता रहता है। स्पर्श करता रहता है मतलब जितने खांचे होते हैं सब के सब उसको टच करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं। ये ब्रश जो होता है ये स्थिर होता है। देखो इसको अगर समझने के लिए हम लोग समझें तो ये मान लीजिए कि ये हमारा एक मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर एक ब्रश है। अब ये नाचेगा तो ये स्थिर रहेगा, ये वाला वाइट वाला स्थिर रहेगा, और ये नाचता रहेगा, ये नाचता रहेगा। अब मान लेते हैं इसके हम कई पार्ट ऐसे कई पार्ट कर दिए हैं, तो कई पार्ट जब होगा, जब नाचेगा तो हमेशा क्या रहेगा, स्पर्श करता रहेगा। तो ऐसे उसमें कई पार्ट होते हैं, और एक पार्ट से केवल एक ही पार्ट से क्या होता है,
एक आर्मेचर जुड़ा होता है। एक आर्मेचर, कई सारे आर्मेचर होते हैं, एक पार्ट से एक आर्मेचर, ऐसे जितने पार्ट होंगे उतने आर्मेचर इसमें जोड़े जाते हैं ताकि एकदम से सब शॉर्टेज ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये ब्रश जो होता है स्थिर रहते हैं तथा ये बाह्य परपथ से जुड़े रहते हैं। यानी कि ब्रश स्थिर रहता है, उसके बाद में बाहरी परपथ से जुड़ा रहता है जहाँ हमको करंट ले जाना होता है। ये देखिए बाह्य परपथ, एक यहाँ से आया है इधर जुड़ा है, एक यहाँ से आया इधर जुड़ा है, बाह्य परपथ से जुड़ा हुआ होता है, जिससे विद्युत धारा भेजनी होती है। मतलब जहाँ पर हमको विद्युत धारा भेजनी होती है वहाँ पर ये जुड़ा होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा कि विद्युत जनरेटर की क्या परिभाषा होता है, विद्युत जनरेटर की परिभाषा के बाद हमने चित्र को समझा। चित्र को समझने के बाद में हमने सिद्धांत के बारे में समझा, ये सिद्धांत इसका क्या है। सिद्धांत के बारे में हमको सबसे मेन होता है नंबर उठाने के लिए चित्र, और चित्र के साथ साथ संरचना। ये संरचना के चारों पॉइंट एक बार आप चित्र देख कर अगर देखेंगे और लिखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, मैं इसका नोट्स आपको भेज दूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र के पास ज़रूर भेज दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।